तो कौन सी कविता पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, बादल, है ना। हाँ, तो मुझे याद आ गया, मैं कह रहा था कि परिवर्तन के बारे में। अगली कविता हमारी क्या है? परिवर्तन है, जो हम लोगों को पढ़नी है। बादल के बाद परिवर्तन। तो आप लोग एक जैसा जो जीते हैं ना, उससे जीवन में क्या आ जाती है? नीरसता आ जाती है। इसलिए कभी कोशिश करना कि इधर बैठ के देखें, उधर बैठ के देखें, पीछे बैठ के देखें। आप डेली जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ ना बैठकर किसी और के साथ बैठकर देखिए। कई स्कूलों में क्या होता है? रोटेशन पॉलिसी होती है ना। स्कूल में हर महीने आपका पार्टनर चेंज कर देते हैं ताकि आप क्लास के हर बच्चों के साथ क्या कर सकें? फ्रेंडशिप कर सकें, दोस्ती कर सकें। कई लोग ऐसे होते हैं कि 3 साल एक ही व्यक्ति के बगल में बैठते हुए निकाल देते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, है ना। फिक्स ना, तो कोई फिक्स सीट होनी चाहिए, ना कोई फिक्स क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए कि आप इसके साथ ही बैठें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कुछ अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, कुछ आपके बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए, क्लोज फ्रेंड, जिसको पूरा कॉलेज जाने कि हाँ ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग को आप जानते ही नहीं, सभी को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो सबसे इंटरेक्ट कीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे बादल, है ना। किसने लिखी बादल? सुमित्रा नंदन पंत। कौन से युग के कवि हैं? छायावाद के, है ना। और मैंने कहा था, एक होमवर्क दिया था, ढूंढ कर लाए। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? हाँ, चलिए, ज्ञानपीठ कौन सी रचना पर मिला है? चिदंबरा, वेरी गुड। और कौन से के लिए? कला और बूढ़ा चांद, है ना। चलिए, तो 2 पुरस्कार मिला है इनको। पहला क्या है? ज्ञानपीठ। किसके लिए मिला है? चिदंबरा। और दूसरा? मैंने कहा था 2 बड़े पुरस्कार है, दोनों इनको मिला है ना। कल बताया था ना, 2 बड़े पुरस्कार है, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी, साहित्य के क्षेत्र में। कला और बूढ़ा चांद। एक और पुरस्कार मिला है क्या इनको? बताइए। हाँ, किसके लिए मिला है ये? वेरी गुड। हाँ बेटा, पद्म भूषण में मिला। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये मुझे नहीं पता था ना। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। किसके लिए मिला है ये? लोकायतन। तो ये हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, जिनको ज्ञानपीठ मिला है। चिदंबरा के लिए साहित्य अकादमी मिला है, कला और बूढ़ा चांद के लिए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है लोकायतन के लिए, है ना। और साथ ही क्या मिला है? पद्म भूषण, जो भारत के नागरिक सम्मान जो होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, है ना। और क्या होता है? पद्म विभूषण। और सबसे ऊपर क्या होता है? भारत रत्न। तो इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और कल हमने इनकी कविता का एक अंश पढ़ा था, इसलिए जो हम लोगों ने वीडियो बनाया उसमें नाम दिया था भाग 1। आज हम कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। कविता को पढ़ते हैं। सबने बुक इशू करा ली है लाइब्रेरी से? जिन्होंने नहीं करवाई है वो करवा लेना। कंवर सर नहीं है, खगेश बुक इशू कर देगा, ठीक है। हिंदी की बुक आप सभी इशू करवाएंगे। नहीं कोई दिक्कत होती तो मेरा नाम ले दीजिएगा, है ना, कि सिन्हा सर बोलें कि हिंदी की बुक प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि बिना बुक के आप लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। कभी अचानक भूतों सा प्रकटा विकट महा आकार। बादल अपने बारे में कह रहे हैं कि कभी हम अचानक से कैसे प्रकट हो जाते हैं? हाँ, भूतों से। भूतों से आपको क्या लगता है? डर लगता है ना। तो कह रहे हैं कि कभी बादल क्या करें, हम अचानक भूतों के जैसे प्रकट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, अभी आप लोग बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से मौसम बदल जाता है, काले घने बादल छा जाते हैं, एकदम अंधकार छा जाता है। भूत कैसे होते हैं? हम मानते हैं ना, भूत काले होते हैं, अंधेरे में आते हैं। तो बादल ऐसी कहते हैं कि कभी हम अचानक भूतों के जैसे आ जाते हैं, खूब बड़े बड़े काले काले बनकर आ जाते हैं, जिससे लोग क्या होते हैं? भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं।
जैसे कि अचानक से बादल घिर जाए, है ना, हवाएं तेज चलने लगेंगी, तो आप सबको क्या चिंता होने लगेगी, क्या चिंता होगी? घर जाने की। जो तमनार के आसपास है वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो दूर के, सपोज कीजिए 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर जो बस से आते हैं, उनको तो क्या हो जाने लगेगी, चिंता होने लगी कि हम घर कैसे पहुंचेंगे, फंस जाएंगे तो कैसे करेंगे आंधी तूफान में। समझ में आ रहा है? तो भूतों की भांति बादल क्या है, कई बार डराते हैं। बड़े बड़े आकार लेकर काले घने बादल, कड़क कड़क जब हम हंसते सब थर्रा उठता है संसार। और बादल जब कड़क कड़क कर हंसते हैं, कड़क कड़क कर हंसना मतलब बिजली का गरजना। जब बिजली गरजते हैं, बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जना होती है ना, और उससे क्या होता है, थर्रा उठता संसार, है ना। कितना भी व्यक्ति बहादुर हो, ये हो, लेकिन जब बिजली जोर से कड़कती है तो सभी को क्या लगता है, भय लगता है, डर लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा, है ना। तमनार क्षेत्र में तो क्या है, बारिश के मौसम में बिना बिजली के बारिश होती ही नहीं, खूब बिजली गरजते हैं, उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है, और कई के दिन तो ऐसा लगता है कि यहीं ना गिर जाए, है ना। एक दो बार ऐसा मुझे भी अनुभव हुआ है कि इतनी ज़ोर से बिजली गरजी है कि मुझे ऐसा लगा कि आज तो यहीं गिर जाएगा, आसपास के क्षेत्र में ही गिर जाएगा। तो हम सब क्या उठते हैं, बादल की गड़गड़ाहट से थर्रा उठते हैं, तो थर्रा उठता है संसार। देखिए कितने आसानी से और कितने जल्दी अपना टोन चेंज कर देते हैं, है ना। पहले पद में, ठीक अभी जो पद हमने पढ़ा उसमें क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं। बादल कैसे हैं, बड़े बड़े राक्षस के समान हैं, और जब वो गरजते हैं, टकराते हैं, तो संसार क्या होता है, थर्रा उठता है। और अगले ही पद में क्या करें, फिर परियों के बच्चों से हम, है ना, अभी राक्षस थे और अब क्या हो रहे हैं, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार। कि परियों के बच्चे, है ना। आप लोगों ने जो बचपन में परी देखा होगा, है ना, स्टोरीज में, या जो आपकी बुक्स रहती है उसमें परी का चित्र देखा होगा ना आप लोगों ने। तो उसमें क्या रहता है, परी के पंख होते हैं, है ना। कई बच्चे आप में से हो सकते हैं फैंसी ड्रेस में परी बने भी होंगे, है ना। लड़कियों का फेवरेट रहता है परी बनकर जाना, फैंसी ड्रेस में रहता है नहीं। और कई लड़की तो अभी भी पापा की परी होती हैं, है ना। तो परियों के बच्चों से, परी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, ऐसी हमारी कल्पना है कि परी मतलब बहुत सुंदर सी लड़की, उसके पंख होंगे, है ना, एंजल जिसको कहते हैं। तो परी के बच्चे ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं। तो परी के बच्चे बहुत सुंदर दिखेंगे। आप खुद इमेजिन कीजिए कि छोटा सा बच्चा है, बहुत सुंदर है और उसके पंख है। तो बादल क्या है, कई बार परियों के बच्चों के समान दिखते हैं, बहुत सुंदर, सफ़ेद और एकदम छोटे से, है ना। तो सुभग सीप के पंख पसार, सुंदर सुंदर सीप के क्या कह रहे हैं, पंख पसार, जैसे सीपियाँ होती हैं ना, उसके जैसे पंख को पसार कर समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। और क्या कह रहे हैं कि जैसे परी है, पंख होते हैं, वैसे परियों के बच्चों के भी पंख होते हैं। और बादल कह रहे हैं हम परियों के बच्चों के समान सीपी के पंख पसार कर हम क्या करते हैं, उड़ते हैं। और कैसे उड़ते हैं, चांदनी रातों में, है ना। जब चांदनी रात है, समुद्र के ऊपर हम उड़ते हैं, पकड़ इंदु के कर सुकुमार। इंदु मतलब, इंदु किसको कहते हैं, हाँ, इंदु मतलब चांद होता है ना, ठीक है। तो क्या करें, इंदु के कर सुकुमार, चांद के हाथ पकड़कर हम क्या करते हैं, समुद्र के ऊपर ऊपर चांदनी में, चांद की चांदनी में हम घूमते हैं, विचरण करते हैं। समझ में आ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कई बार बादल क्या है, बहुत सुंदर नज़र आते हैं और वो समुद्र के आसपास विचरण करते हैं चांदनी रातों में, क्योंकि अमावस की रातों में तो आपको दिखाई नहीं देगा, इतना अंधेरा होगा। तो चांदनी रातों में बादल जब विचरण करते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद के हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, मतलब कि चांद के साथ साथ विचरण कर रहे हैं। चांद भी घूमता है ना, परिक्रमा करता है, ऐसे ही बादल भी क्या है, परिक्रमा करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो बादल चांद के हाथ को पकड़कर साथ में घूम रहे हैं। आगे देखिए, फिर से कवि का क्या है, टोन चेंज होता है, भाव चेंज हो जाता है। अनिल विलोड़ित गगन सिंधु में प्रलय बाढ़ से चारों ओर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, बरसा उपल तिमिर घनघोर, है ना। ये इस कविता की खासियत है, कविता में बार बार उतार चढ़ाव होगा। एक पद में माधुर्य भाव दिखता है तो दूसरे पद में क्या है, आपको ओज गुण मिल जाएगा, है ना, या कविता का टोन बिल्कुल, स्वर बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा। अभी कोमलता थी कविता में, और फिर अगले पद में फिर से आपको कठोरता नजर आएगी। अनिल विलोड़ित, अनिल मतलब किसको कहते हैं, अनिल, वायु, है ना। तो अनिल विलोड़ित
गगन सिंधु में क्या कह रहे हैं, अनिल विलोड़ित, वायु से क्षुब्ध, वायु से परेशान, विलोड़ित मतलब वायु ने जिसको मथ दिया है ना। जब हवा तेज चलती है ना, तो आप देखते हैं कि सब चीज क्या होता है, अपने स्थान से इधर उधर हो जाता है, उड़ने लगता है ना। जैसे धूल मिट्टी जितने भी आपके आसपास कचरा है वो सब क्या है, उड़ने लगते हैं। तो बादल भी क्या है, जब वायु बहुत तेज गति से चलते हैं तो बादल क्या है, अनिल विलोड़ित हो जाते हैं, हवा से बिखर जाते हैं, मंथन जैसा करते हैं ना, किसी चीज को मथते हैं ऐसे। तो अनिल विलोड़ित गगन सिंधु में, वायु से विलोड़ित गगन सिंधु में, गगन को क्या कहा है, सिंधु कहा है। सिंधु मतलब नदी, नदी का नाम है एक सिंधु नदी, पर सिंधु का अर्थ क्या होता है, समुद्र। ठीक है, तो गगन सिंधु, गगन को क्या कह दिया है, सिंधु कहा है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, बताइए। गगन सिंधु कल बताया था मैंने, बोलिए, सही बोल रहे हैं, रूपक अलंकार है ना। क्योंकि गगन किसके समान है, सिंधु के समान है नहीं कह रहे हैं। गगन ऐसा है मानो सिंधु वो भी नहीं कह रहे, गगन को सीधे क्या कह दे रहे हैं, सिंधु कह दे रहे हैं। तो जहां किसी चीज को किसी का रूप ही दे दिया जाए, समानता या तुलना नहीं हो, संभावना नहीं हो, गगन सिंधु, गगन को सीधे सीधे क्या कह दिया, सिंधु कह दिया। समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, रूपक अलंकार। किसी के रूप का आरोप कर देना, आरोप मतलब उसके ऊपर चढ़ा देना, समझ में आ रहा है। जैसे कि लड़की को चांद के समान कहना उपमा है, उसका चेहरा ऐसा लग रहा है मानो चांद हो, संभावना है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो मेरी चांद हो, समझ आ रहा है। तो चांद के समान हो नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, चांद ही कह दिया है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, रूप दे दिया है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। किसी को आप क्या कहते हैं, जो बहुत पढ़ाई में कमज़ोर है या कुछ बात समझता नहीं है, तो क्या कहते हैं आप, अरे बहुत गधे हो यार तुम, गधे के समान हो नहीं कह रहे, क्या कह रहे, सीधा गधे हो। तो गधा वो क्या है, रूपक हो गया, आपने उसको गधा मान लिया, है ना। श्याम गधा है, तो श्याम गधा है तो रूपक होगा, श्याम गधे के समान है, क्या होगा, उपमा होगा। श्याम इतना बुद्धू है मानो कोई गधा हो, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा, है ना। ये तीन चीज को समझ लीजिए, मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, ये तीन अलंकार समझ जाएंगे तो। बहुत प्रचलित अलंकार है ये, है ना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और पहचानने का तरीका बहुत आसान है, जहां सा आएगा, सी आएगा, समानता रहेगा, है ना। बसंती इसके जैसे दिखती है, सा, है ना, सी, तो फिर क्या होगा, उपमा होगा, समझ में आ रहा है। वह नागिन सी फुफकार गिरी, किसके जैसे फुफकार गिरी, नागिन के जैसी, कौन से अलंकार होगा, उपमा। नील कमल सी आंखें उसकी, आज न जाने क्या क्या कह गई, कौन सा अलंकार होगा, आंखें किसके जैसी है, नील कमल के जैसी है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, है ना। जनु, जानो, ये पहले ब्रज में ज़्यादा प्रयोग में लाता था ना, जनु, जानो, मनु, मानो, तो ये कौन सा अलंकार होता था, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ऐसा चेहरा है ज्यों, है ना, ज्यों भी होता है, जैसे भी होता है। सब ये सब क्या व्यक्त करते हैं, संभावना, है ना। मैं मजाक में एक मतलब फनी से एग्जाम्पल देता हूँ। 1942 लव स्टोरी का गाना है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, जैसे सागर का ख्वाब जैसे, है ना। तो ये क्या है, जैसे 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 संभावनाएं हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ पर क्या है, सीधे सीधे आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि गगन सिंधु, है ना, चरण कमल, है ना, नवनीत चरण, ठीक है। तो ये सब आपके रूपक अलंकार हो जाएंगे। वापस आते हैं। अनिल विलोड़ित गगन सिंधु में प्रलय बाढ़ से चारों ओर हवाओं के द्वारा मथा गया गगन सिंधु आकाश रूपी समुद्र में प्रलय बाढ़ से चारों ओर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, वर्षा उपल तिमिर घनघोर। ये कैसे मौसम का वर्णन है, कैसे ऋतु का वर्णन है, जब क्या हो, चारों ओर
बादल छाए हुए हो, तेज हवा चल रही हो, आंधी तूफान सब कुछ चल रहा हो, तब जो दृश्य होता है क्या हो जाता है, भयावह हो जाता है। तब बादल क्या लगते हैं आपको, तब बादल पर प्रेम नहीं आता, बादल से क्या लगता है, भय लगता है। तब क्या कह रहे हैं कि उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, बरसा उपल। और बादल किसकी बारिश करते हैं, ओले बरसाते हैं। तिमिर घना अंधकार, तिमिर घनघोर, घनघोर रात्रि में घनघोर अंधकार करके जब बादल क्या करते हैं, ओले बरसाते हैं। ये कब बरसाते हैं, जब बादल क्या हो, जब पूरा जो गगन सिंधु है, आकाश किसके द्वारा विलोड़ित होता है, अनिल के द्वारा। अनिल मतलब वायु। जो नए शब्द पढ़ते जा रहे हैं आप लोग उसको याद करते चलिए, आप खुद देखेंगे आपका शब्दकोश बेहतर होते जा रहा है। ठीक है। बात बात में तूल तोमसा, व्योम विपट से झटक झकोर, हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत, दल बल युत घुस वातुल चोर। और क्या कह रहे हैं कि बात ही बात में, है ना, बात ही बात में मतलब देखते ही देखते क्या हो जाता है, तूल तोम सा, मतलब कि क्या है कि सूती वस्त्र को कहा गया है, लंबा सूती वस्त्र जिसको तूल कहा गया है, तो मतलब उनका समूह। बात बात में तूल तोमसा, व्योम विपट से झकट झकोर। और क्या कह रहे हैं कि अचानक से देखते ही देखते क्या होता है कि वो जैसे मानो ऐसा उड़ा कर ले जाता है जैसे सूती के, है ना, सूती या फिर जो कपास रहते हैं, कपास कैसे होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं ना। बादल का जो वर्गीकरण किया गया उसमें एक प्रकार के बादल को कपासी मेघ भी कहते हैं, जो बिल्कुल आप देखेंगे कपास की तरह दिखते हैं, रुई की तरह दिखते हैं ना, वो बहुत क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि वायु कई बार क्या करता है, एकदम हमको हल्के सूती की तरह उड़ाकर ले जाता है। व्योम विपट से झटक झकोर, ऐसा लगता है जैसे झटक के हमको क्या किया है, उड़ाकर ले गए। हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत, हमें कौन उड़ा ले जाता है, बादल को हमेशा कौन इधर से उधर करता है, वायु, है ना, उसके बिना बादल का इधर से उधर चलना संभव नहीं है। दल बल युत घुस वातुल चोर, क्या कह रहे हैं, वातुल मतलब वायु, और यहाँ पर वायु को क्या कह दिया है, चोर कह दिया है। देखिए बादल के साथ वायु का भी रूप बदल रहा है, वायु को कभी गिद्ध कहा है ना, कभी क्या कहा है, नन्हा बालक कहा है, और यहाँ पर वातुल चोर कहा है। यहाँ पर फिर से कौन सा अलंकार हो जाएगा, वातुल चोर, रूपक होगा। फिर से वातुल और चोर में कोई अंतर नहीं है, वायु को क्या कह दिया है, चोर कह दिया है। साथ ही वायु का क्या किया है, मानवीकरण किया है ना। वायु कोई व्यक्ति है क्या, चोरी कौन करता है, मनुष्य करता है। तो जब प्रकृति को इस तरह से चित्रित किया जाता है माना वो मनुष्य हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण, है ना। वातुल चोर, वायु क्या हो गया, चोर हो गया। किसकी चोरी कर रहा है वो, बादलों की, बिल्कुल एकदम तेजी से आता है और बादलों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, जैसे कि कोई चोर कोई सामान को लेकर भागता है। क्लियर है आप लोगों को, चलिए ठीक है। बुद्बुद दुति तारक दल तरलित, तम के यमुना जल में शाम, हम विशाल जंबाल जाल से कहते हैं अमूल अविराम। और कह रहे हैं कि कई बार हम ऐसे लगते हैं जैसे कि यमुना के जल में, देखिए जैसे कि जनु जानो उत्प्रेक्षा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि कई बार ऐसे हम लोग लगते हैं जैसे कि यमुना का जो जल है ना, यमुना का जल माना जाता है काला है ना। तो यमुना का जल काला क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी काई क्या होते हैं, लगातार तैरते रहते हैं। और काई का जड़ होता है क्या, जो जल में जो काई होते हैं उसके जड़ होते हैं, वो बहते रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं क्या, नहीं रहते। तो कई बार बादल इस तरह से छा जाते हैं मानो यमुना में जिस तरह से काई तैर रहे हैं, ठीक है। तो विशाल जंबाल जाल से, जंबाल मतलब काई के जाल की तरह हम लोग क्या करते हैं, आसमान में छा जाते हैं। तारक दल तरलित, तारों के दल के साथ छाए रहते हैं। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे देखते हैं। दमयंती सी कुमुद कला के रजत करों में फिर अभिराम, स्वर्ण हंस से हम मृदु ध्वनि कर कहते प्रिय संदेश को ललित ललाम। कह रहे हैं जिस तरह से दमयंती ने अपने प्रिय नल को संदेश भेजा था, है ना, नल मतलब एक पात्र का नाम है ना, नल ये वाला नल नहीं है, ठीक है। तो दमयंती ने क्या किया था, हंस के द्वारा नल को अपना संदेश भेजा था। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पुराने समय में क्या था, सुविधा नहीं थी जितनी सुविधाएं आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप और ये सब की, है ना, व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम वाली सुविधाएं उस समय नहीं है। तो किसी को संदेश भेजना है
तो कोई बादल के द्वारा भेज रहे हैं, कालिदास मेघदूत को क्या कर रहे हैं, मेघ को दूत बनाकर कह रहे हैं कि मेघ तुम जाओगे तो मेरा संदेश दे देना। दमयंती हंस को कह रही है, अच्छा हंस सुनो, तुम जाओगे तो मेरे प्रियतम को ये संदेश दे देना। तो कह रहे हैं दमयंती सी कुमुद कला के, कि दमयंती के समान, है ना, कुमुद कला, चांद की जो कलाएं होती हैं, तो रजत करो में फिर अभिराम, जिस तरह से दमयंती है उसके हाथ क्या थे, चांदी के समान सुंदर थे, है ना, चांदी की तरह थे। स्वर्ण हंस से हम मृदु ध्वनि कर, क्या कह रहे हैं, स्वर्ण हंस, बादल को क्या कहा है, स्वर्ण हंस कहा है। तो बादल के माध्यम से क्या कह रहे हैं, संदेश भेजते हैं। बादल जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बादल के माध्यम से उसी तरह संदेश भेजते हैं जिस तरह से दमयंती ने हंस के माध्यम से अपने प्रिय को, नल को संदेश भेजा था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दुहरा विद्युत दाम चढ़ा द्रुत, इंद्रधनुष की कर टंकार, विकट पटह से निर्घोषित हो, बरसा विकसिखो सा आसार। क्या कह रहे हैं, दुहरा विद्युत दाम चढ़ा, है ना, कि विद्युत दाम, बिजली रूपी डोरी, बिजली को क्या कहा गया है, इंद्रधनुष की प्रत्यंचा कहा गया है ना। कई साहित्यकारों ने बिजली को क्या कहा है कि वो प्रत्यंचा है। इंद्रधनुष की कर टंकार, इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष रूपी धनुष की टंकार, टंकार मतलब वो टंकार कब करता है, जब बिजली रूपी प्रत्यंचा को खींची जाती है। क्लियर है आप लोगों को? दुहरा विद्युत दाम चढ़ा, विकट पटह से निर्घोषित हो, बरसा विशिखो सा आसार। यहाँ पर देखिए एक रूपक गढ़ा गया है, एक प्रतीक गढ़ा गया है, जो इंद्रधनुष है आपका 7 रंगों का, है ना, ये आपका सपोज कीजिए इंद्रधनुष है, और इस इंद्रधनुष की बिजली कौन है, सॉरी प्रत्यंचा या रस्सी कौन है, आपकी जो बिजली कड़कती है ना, आकाश में इंद्रधनुष होता है, आकाश में बिजली कड़कती है, तो इसको डोर कहा गया है, बिजली को, है ना। और जब ये धनुष खींचा जाता है, डोर खींची जाती है, तो कौन से तीरों की वर्षा होती है, बादल के द्वारा। हाँ बोलो, बादल किसकी वर्षा करता है, अरे यार ये नहीं पता है क्या पानी की वर्षा करता है ना। लगान मूवी का एक सॉन्ग है ना, जिसमें घनन घनन घिरी और बदरा ऐसा करके कोई गाना है, उसमें एक पंक्ति आती है इससे मिलती जुलती, कि बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चला, है ना। उस गाने को सुनना आप लोग, तो बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। तो सेम यही देखिए, थोड़ा सा उसको बदल दिया है कि बिजली को वहाँ तलवार कहा गया, यहाँ बिजली को क्या कहा गया है, इंद्रधनुष की प्रत्यंचा कहा गया है, और बूंदों को वहाँ भी बाण कहा गया, यहाँ भी क्या है, बाण या भाले के समान कहा गया है, कि जब इंद्रधनुष रूपी धनुष की, है ना, बिजली रूपी प्रत्यंचा खींची जाती है, तो बारिश, वर्षा की बूंदे रूपी बाण या भालों की क्या होती है, वर्षा होती है। समझ में आ रहा है? तो एक पूरा क्या है, बिंब सृजित किया गया है ना। बिंब मतलब जैसे 2-4 ऐसे चीज़ों को मिलाकर जो दृश्य बनाया जाता है उसको बिंब कहते हैं। देखिए यहाँ इंद्रधनुष है ना, आपके दिमाग में पूरे एक चित्र आ गया होगा, आया होगा जब मैं कह रहा हूँ कि इंद्रधनुष क्या है, धनुष है, उसकी प्रत्यंचा या डोर कौन है, बिजली है, और जब इस धनुष को खींचा जाता है, इसके रस्सी को खींचा जाता है, तो किसकी वर्षा होती है, बूंद रूपी बाण या भालों की वर्षा होती है। तो एक पूरा आपके दिमाग में बिंब आ रहा है, तो आप इसकी विशेषता में लिख सकते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर बिंब का सृजन किया है कवि ने, या कवि ने बिंब का उपयोग किया है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। चूर्ण चूर्ण कर वज्रायुध से भूधर को अति भीमाकार, मदोन्मत वासव सेना से करते हम नित वायु विहार। और क्या कह रहे हैं कि बादल कह रहे हैं कि हम वासव सेना है। बादल किसके अनुचर है, सबसे पहली लाइन आपके कविता की, हाँ, इंद्र के अनुचर है ना। तो यहाँ इंद्र के वासव मतलब भी क्या होता है, इंद्र होता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बादल अपने आप को वासव सेना, इंद्र की सेना कह रहे हैं। और कैसे, मदोन्मत, जो क्या है, अहंकार से, गर्व से भरे हुए हैं। और गर्व से क्यों भरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने चूर्ण चूर्ण कर वज्रायुध से, है ना, वज्रायुध से, इंद्र का अस्त्र क्या है, वज्र है, तो उसी को कहा है वज्रायुध, कि चूर्ण चूर्ण कर वज्रायुध से भूधर को अति भीमाकार, कि ऐसा इंद्र जिसने अपने वज्र रूपी आयुध से, शस्त्र से क्या किया है, भूधर, भूधर किसको कहते हैं, हाँ, धरती ने, धरती को तो भू कहते हैं, पर्वतों को भूधर कहते हैं, है ना।
पहाड़ पर्वत ये भूधर कहलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिसने अपने वज्र रूपी आयुध से पहाड़ों के गर्व को हर लिया है, उनको पराजित कर दिया है, उस राजा इंद्र वासव की सेना के रूप में हम लोग क्या करते हैं, घमंड से गर्व से आकाश में विचरण करते हैं। जब कोई सेना किसी देश को, किसी राज्य को पराजित कर देती है, तो पराजित करने के बाद वो सेना क्या करती है, गर्व से उस नगर में घूमती है कि नहीं, बिल्कुल सीना तान के कि हमने हरा दिया और बिल्कुल शान से घूमते हैं। ऐसे ही बादल क्या है, इंद्र की सेना है। और वो कह रहे हैं जब इंद्र ने पर्वतों को हरा दिया, पराजित कर दिया, और उसके बाद जिस गर्व से उसकी सेना घूमी, वैसे ही हम इंद्र की सेना पूरे आकाश में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंद्र ने कब हराया, कैसे हराया, है ना। तो एक कहानी प्रचलित है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है कि पहले पर्वतों के क्या होते थे, पंख होते थे, है ना। यकीन नहीं करना है, बसंती सोच रही है कैसा होता होगा, है ना। तो ऐसे हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं, मिथक है ना। तो पर्वतों के जब पंख होते थे, कहानी के अनुसार, मिथक के अनुसार, है ना, सच में नहीं होते थे, तो पर्वतों के पंख होते थे। तो पर्वत क्या करते थे, एक स्थान से उड़कर कहाँ चले जाते थे, पंख होता तो उड़ जाता ना, एक गाना है ना, पंख होती तो उड़ जाती रे, है ना, ऐसा कोई सॉन्ग है ना। तो बादल जब पंख होते थे तो उड़ जाते थे। अब सोचिए बादल कह रहा हूँ, पर्वत कोई छोटे मोटे हैं क्या। अगर पर्वत उड़ रहा है और अचानक से उसका मन हुआ कि तमनार कॉलेज के ऊपर लैंड करना है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे ना, दब के मर जाएंगे। तो जब पर्वतों के पंख होते थे तो वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान चले जाते थे, उससे बहुत विनाश होता था, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और लोग निवेदन करते थे, तो पर्वत तो मानता नहीं था, पर्वत से कौन लड़ सकते हैं क्या उतने विशाल पर्वत से। तो फिर इंद्र की सेना ने क्या किया, पर्वतों से युद्ध किया, बहुत भीषण युद्ध हुआ, है ना। और भीषण युद्ध के अंत में क्या हुआ, इंद्र की सेना ने पर्वतों के पंख को काट डाले, और तब से पर्वत क्या है, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, है ना। कहानी है तो भी अच्छी बात है, और हकीकत है तो और अच्छी बात है ना, कि कम से कम अब पर्वत एक जगह रहते हैं, उतना विनाश नहीं मचाते हैं, ठीक है। तो बादल उसी कहानी को थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं कि हम गर्व से भरे हुए वासव की सेना हैं, उस वासव की सेना जिसने पर्वतों को युद्ध में पराजित किया और उनके गर्व को चूर्ण कर दिया। क्लियर है। स्वर्ण भृंग तारावली वेष्टित गुंजित पुंजित तरल रसाल, मृदु ग्रह से हम गगन पटल में लटके रहते विपुल विशाल। और क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण भृंग, स्वर्ण मतलब सोना, भृंग मतलब भौरा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि सोना स्वर्ण भृंग। देखिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार आ जाएगा, मैंने रूपक अलंकार इसलिए कहा क्योंकि इस कविता में बार बार रूपक अलंकार का प्रयोग हो रहा है। स्वर्ण भृंग तारावली वेष्टित, क्या कह रहे हैं कि ऐसा भौरा, सोने का भौरा जो तारों से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। बादल क्या है, तारों से घिरे रहते हैं रात के समय। तो बादल अपने आप को स्वर्ण भृंग कह रहे, तारावली वेष्टित, गुंजित पुंजित तरल रसाल। और बादल स्वयं को रसाल कह रहे हैं, रस से भरे हुए। क्यों, क्योंकि बादल में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है ना, जल से भरे होते हैं। और वर्षा का जल क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है ना। वर्षा की बूंदों का आप चखना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो सबसे प्योर जो ये होता है, प्योर मतलब साफ स्वच्छ जो जल होता है वो बारिश का जल होता है। केमिस्ट्री में एक चीज़ होता है पीएच मान, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा। तो पीएच मान का ये है कि ये 7 है, और 7 के इस पार शायद बेसिक होता है, और इधर एसिडिक, शायद इस पर शायद एसिडिक होता है, इस पर बेसिक होता है ऐसा। तो जो वर्षा की जल है उसका पीएच मान बिल्कुल 7 होता है ना। तो जो 7 मान होता है वो क्या होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, अम्ल और क्षार जिसको कहते हैं। ना वर्षा का जल अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो वर्षा का जल क्या होता है, बहुत मीठा होता है, रसाल होता है, रसीला होता है। इसलिए बादल स्वयं को क्या कह रहे हैं, रसाल कह रहे हैं। लेकिन आप लोग पहली बारिश के जल को मत चखना, क्योंकि इतना प्रदूषण है कि जब पहली बारिश होती है तो जो पूरा पॉल्यूशन है वो क्या होता है, वायु का मिलकर गिरता है। और इसलिए उसको साइंस में एक टर्म दिया गया, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। तो कई जगह जो पहली वर्षा बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे तमनार के वातावरण में जितना पॉल्यूशन है, तो पहली बारिश में क्या होता है, वो सब मिलकर बरसते हैं, गिरते हैं, ठीक है, वर्षा की बूंदों के साथ मिल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
मधुगृह से हम गगन पटल में लटके रहते क्या कह रहे हैं, विपुल विशाल। मधुगृह से, मधु के गृह, मधु मतलब शहद है ना, तो क्या करें, मधु के घर के समान है बादल। और कहाँ लटके रहते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते लटके रहते हैं ना वृक्ष में, ऐसे बादल कहाँ लटके रहते हैं, आसमान में, बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्तों के समान लटके रहते हैं। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे कंटिन्यू करें। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की पूरी क्लास करके इस कविता को ख़त्म कर दें। आज नहीं, मतलब अभी आप लोगों की छुट्टी नहीं करेंगे इस सप्ताह, है ना, लगातार आप लोगों की क्लास बुलाते हैं। कल होगी, लेकिन जैसे मैं पहले सोच रहा था 3 दिन बुलाएंगे फिर दूसरी क्लास को बुला लेंगे, पर सोच रहा हूँ कि इनको कंप्लीट करवा ही देते हैं, क्योंकि बीच में कविता छोड़ेंगे फिर अगले सप्ताह बुलाएंगे तो पूरा लय क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो एक साथ कोशिश करते हैं कि इस सप्ताह सैटरडे तक आप लोगों की डेली क्लास लगाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जालिक सा अनिल हमारा नील सलिल में फैला जाल, उन्हें फंसा लेता फिर सहसा मीनों के से चंचल बाल। और क्या कह रहे हैं कि जालिक सा, जालिक मतलब जाल बिछाने वाला, मछुआरा क्या करता है, जाल बिछाता है। तो यहाँ देखिए अब आया आपका सा, है ना, किसके समान, जालिक सा। जालिक सा मतलब जाल बिछाने वाले के समान। कौन सा अलंकार आ जाएगा, उपमा आ जाएगा। जालिक सा आ अनिल हमारा, जो अनिल है वो कैसा है, जाल बिछाने वाले के समान आ जाता है। नील सलिल में फैला जाल, ठीक है, नील सलिल, सलिल मतलब क्या होता है, जल, है ना। तो वायु क्या करता है, जल में क्या करता है, जाल फैलाता है। और किसको फंसा कर ले जाता है, हाँ, मछली को मछुआरा मछली फंसाएगा ना, वायु किसको फंसा कर ऊपर ले जाता है, हाँ, बादल को ना। अगर वायु ऊपर नहीं ले जाएगा जल को, वाष्प को, तो फिर बादल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जिस प्रकार मछुआरा जाल फैलाकर, जल में जाल फैलाकर किसको फंसा लेता है, मछलियों को, वैसे ही अनिल वायु क्या करता है, नील सलिल, नीले जल में जाल फैलाकर बादलों को फंसाकर ले जाता है। बादल उस समय बादल नहीं बनते, ऊपर जाकर बादल बनते हैं। तो वो क्या करता है, वायु रूपी मछुआरा, वायु को क्या कहा है, जालिक कहा है। समझ में आ रहा है, सा तो उपमा अलंकार। जालिक सा आ अनिल हमारा नील सलिल में फैला जाल, उन्हें फंसा लेता फिर सहसा मीनों के सी चंचल बाल, है ना। जैसे मीन मतलब मछलियों के छोटे छोटे बच्चे फंस जाते हैं ना, लालच में चारा देख के, है ना। छोटे छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस जाती है ना चारा देकर। खैर आगे चलते हैं। व्योम विपिन में जब बसंत सा खिलता, नव पल्लवित प्रभाव बहते हम तब अनिल स्रोत से गिर तमाल तम के से पात। कह रहे हैं कि व्योम विपिन, आकाश व्योम रूपी जंगल में, विपिन मतलब जंगल, है ना, वन, उसमें जब बसंत सा खिलता नव पल्लवित प्रभात, जब व्योम रूपी विपिन में, व्योम रूपी जंगल में, वन में जब बसंत के समान क्या होता है, प्रभात खिलता है, सुबह होता है, सूर्योदय होता है। बहते हम तब अनिल स्रोत में, तब हम हवाओं के साथ क्या है, बहते हैं। गिर तमाल तम के से पात, जिस तरह से तमाल वृक्ष है उसकी पत्तियां गिरती है और हवा के साथ बहती है, वैसे ही हम सूर्योदय होने पर, धूप आने पर बादल क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, है ना, वायु के साथ बिखर जाते हैं। वही इन्होंने कहा है। उदयाचल के बाल हंस फिर उड़ता अंबर में औदात, फैल स्वर्ण पंखों से हम भी करते द्रुम मारुत से बात। क्या रहे हैं, जब सूर्योदय होता है ना, और अंबर क्या है, उड़ता अंबर में औदात, जब हवाएं चलती है तो क्या है, हम भी फैल स्वर्ण पंखों से, हम भी सोने के पंखों को फैलाकर करते मारुत से बात। हवा से बात करना मतलब क्या है, बहुत तेज हम भी चलते हैं, भागते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना बाइक में अकेले कि वो चलाता नहीं है, उड़ाता है, या हवा से बात करता है जब गाड़ी चलाता है, तो ये ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि हम भी द्रुम मारुत से बात, हवा से बातें करते हैं। ये भी एक क्या है, मुहावरा है। आप लोग विशेष में लिख सकते हैं कि इन पदों में कवि ने मुहावरे का प्रयोग किया है। संध्या का मादक पराग पी, झूम मलिंदों से अभिराम, नभ के नील कमल में निर्भय, करते हम विमुग्ध विश्राम। क्या कह रहे हैं, संध्या का मादक पराग पी, शाम का समय होता है ना,
तो शाम का जो दृश्य होता है उसको क्या कह रहे हैं, मादक पराग के समान कह रहे हैं। पराग मतलब पुष्प के जो कण होते हैं, है ना, जिसको भंवरे क्या करते हैं, खाते हैं, या तितलियां जिनका रसपान करती है। तो संध्या का मादक पराग पी झूम मलिंदों से अभिराम, जिस तरह से पराग को पीकर भंवरे क्या होते हैं, झूमते हैं, वैसे ही क्या है, हम भी नभ के नील कमल में निर्भय। देखिए फिर से एक आ गया, नभ के नील कमल में निर्भय। नभ का क्या है, नील कमल, जो आकाश है ना, नीला है, उसको क्या कह दिया है, नील कमल कह दिया है। और जिस तरह से भंवरे पराग को पीते हैं, ऐसे ही बादल क्या है, आकाश का भंवरे हैं, क्योंकि भंवरे घूमते रहते हैं और घूम घूम कर भंवरे क्या करते हैं, पराग पीते हैं, पुष्प का रस पीते हैं। ऐसे ही बादल को क्या कहा है कवि ने, भंवरों के समान कहा है, वो भंवरे जो नील कमल का पराग को पीते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है। करते हम विमुग्ध विश्राम, और रस पीने के बाद भंवरा क्या है, विमुग्ध होकर विश्राम करता है, ऐसे बादल भी विश्राम करते हैं। फिर अगली पंक्ति में फिर से कविता का टोन चेंज हो रहा है। फिर बाड़ों से सांध्य सिंधु में सुलग सुख उसको अविराम, बिखरा देते तारावली से नभ में उसके रत्न निकाम। और क्या कह रहे हैं, बाड़व, समुद्र की जो आग है उसको बाड़व कहते हैं, बाड़वाग्नि कहते हैं। तो कहते हैं कि समुद्र में मानो कोई आग लगी हो, है ना, आग लगेगा मतलब क्या है, सूर्य जब गर्म होता है, सूर्य की किरणों से गर्म होकर ही तो पानी क्या होता है, वाष्पित होता है ना, तो उसी को कहा है बाड़व। फिर बाड़व से सांध्य सिंधु में सुलग सोख उसको अविराम। सूर्य क्या करता है, जल को निरंतर सोखता है, वाष्पीकृत करता है ना, उसी को कह रहे हैं बिखरा देते तारावली से नभ में उसके रत्न निकाम, कि समुद्र में लगी आग के समान उसको सोख कर क्या करते हैं, उसको बिखरा देते हैं नभ में। जल को कहाँ बिखरा दिए, ऊपर आकाश में उसको बिखरा दिए। धीरे धीरे संशय से उठ बढ़ अफियस से शीघ्र अछोर। और यहाँ देखिए बहुत अच्छी पंक्ति है, धीरे धीरे संशय से उठ, है ना, फिर सा से सी आ गया आपका उपमा अलंकार। किसके समान उठ रहा है, धीरे धीरे, किसके जैसे उठ रहा है, संशय, मन में जो शंका होती है ना, संशय होता है, वो कैसे होता है, धीरे धीरे उत्पन्न होता है ना। किसी चीज़ पर आपको संशय है तो संशय धीरे 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 जड़ जमाता है। ऐसे ही बादल क्या है, कई बार धीरे धीरे संशय की भांति उठते हैं। और किसकी तरफ फैल रहे हैं, बढ़ अपयस से शीघ्र अछोर। देखिए बहुत सुंदर बात कही है कि संशय धीरे धीरे उठता है, लेकिन अपयश क्या होता है, बहुत तेजी से फैलता है। किसी व्यक्ति के बारे में क्या है, अच्छी बात बहुत धीरे धीरे जन्म लेगी, या अच्छी बातें धीरे धीरे फैलेंगी। संशय भी है वो धीरे धीरे, लेकिन जो अपयश है, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम कर दिया, वो बिल्कुल कैसे फैलती है, आग की तरह फैलती है ना। तो ऐसे ही बादल कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे संशय की भांति उठते हैं। बादल बनने की प्रक्रिया क्या है, बहुत धीमी है। आपको दिखता है क्या बादल बनते हुए, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है कि आपको दिखाई नहीं देता। अभी भी वाष्पीकृत हो रहा होगा कहीं ना कहीं पर का जल, है ना, और धीरे धीरे उठकर वो क्या हो रहा होगा, बादल बन रहा हो, पर वो प्रक्रिया इतनी धीमी है कि नजर नहीं आता, जैसे कोई मन में संशय जम रहा हो। लेकिन बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर, और जब बढ़ते हैं तो इतनी तेजी से फैलते हैं मानो कोई अपयश हो। नभों के उर से उमड़ मोह से फैल लालसा से निशी भोर। और जैसे मन में मोह उमड़ता है, वैसे ही बादल कई बार आकाश में क्या होते हैं, उमड़ जाते हैं, मन के लालसा की तरह फैल जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, 2 पद और पढ़ते हैं, है ना, फिर ये आज का हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। इंद्र चापसी व्योम भ्रिकुटी पर लटक मौन चिंता से घोर, घोष भरे विप्लय भय से हम छा जाते द्रुत चारों ओर। है ना, जिस प्रकार आपकी भौहें हैं, भ्रिकुटियां हैं, है ना, तो क्या कह रहे हैं उसमें इंद्र चापसी। कई बार बोलते हैं ना कि माथे पर बल पड़ गया, जब आपको चिंता होती है तो माथे पर रेखाएं आ जाती है ना। आप सबका कहते हैं ना कि चेहरा आपका झूठ नहीं बोलता है ना। कई बार आप क्या होते हैं, दुखी होते हैं और बिल्कुल हंसते रहेंगे, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी आंखें बता देती है कि आप दुखी हैं। समझ में आ रहा है। कई बार आपको बहुत खुश है ना, और आप दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आपका चेहरा क्या है, रंग बदल जाता है, गुस्सा आता है, आपका चेहरा तमतमा जाता है अपने आप, है ना। तो ऐसे ही इंद्र चापसी व्योम भ्रिकुटी पर, जिस प्रकार से चिंता की रेखाएं खींच जाती हैं भ्रिकुटी पर, माथे पर भौहों के समान, वैसे ही लटक मौन चिंता से घोर। ये क्या है, आकाश के भ्रिकुटी पर क्या है, चिंता की रेखाओं के समान कई बार खींचे जाते हैं। कभी इंद्रधनुष के प्रत्यंचा कहा है, इंद्रधनुष कहा है, कभी क्या कहा है, आकाश रूपी भौं की भ्रिकुटी पर चिंता की रेखाएं हैं।
घोष विप्लव भय से हम छा जाते द्रुत चारों ओर। चिंता क्यों है? क्योंकि बादल हमेशा क्या है, बारिश हमेशा खुशियाँ ही नहीं लाता है, कई बार विप्लव भी लाता है, तबाही भी लेकर आता है। अभी आप लोगों ने उत्तराखंड में पढ़ा होगा, खैर उत्तराखंड में तो अभी बारिश नहीं हुई थी, एक जो बांध टूट गया था, है ना, तो उससे भारी तबाही हुई थी। लेकिन उसके पहले उत्तराखंड में एक जो त्रासदी हुई थी, जिस पर केदारनाथ मूवी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी। तो केदारनाथ मूवी ऐसी ही घटना है जिसपे बादल अचानक से क्या होता है, फट जाता है। और बादल फटना मतलब कि एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना, है ना। तो सपोज कीजिए तमनार में धीमे धीमे वर्षा हो रही है, तो पानी का जल भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अचानक से बहुत सारे बादल आकर एक साथ फट जाएंगे, तेजी से वर्षा होगी, तो आपको बचने का, संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आकाश के माथे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्योंकि जब ये विप्लव लाते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते, ये ऐसे लगते मानो कि चिंता की रेखाएं हों। क्लियर है? ठीक। उसके बाद देख रहे हैं, पर्वत से लघु धूली, धूली से पर्वत बन, पल में साकार, काल चक्र से गिरते चढ़ते गिरते, पल में जलधर फिर जलधार, है ना। और देखिए कल जो हम लोगों ने जल चक्र की चर्चा की थी, वही कह रहे हैं कि पर्वत से लघु धूली, कि पर्वत से क्या होते हैं, लघु धूली, है ना, कि छोटे छोटे धूल के कण बनकर ये चढ़ते हैं, वाष्प के कण, है ना, धूल और वाष्प दोनों रहता है और वो चढ़ते हैं, है ना। और क्या होता है, पर्वत से लघु धूली, बादल जब बड़े रहते हैं तो किसके समान है, पर्वत के समान है। और जब वो गिरते हैं तो क्या, छोटे छोटे कण के समान गिरते हैं। क्लियर है? तो पर्वत से क्या हो गया, लघु धूली। और क्या करें, धूली से पर्वत बन, दोनों ही प्रक्रिया है। बादल बड़े आकार से, पर्वत के आकार से छोटे छोटे वाष्प और धूल के कण बनकर बरसते हैं। और दूसरी प्रक्रिया वो भी है जब वो छोटे छोटे वाष्प कणों से धीरे धीरे इकट्ठे होकर क्या बन जाते हैं, पर्वत के समान विशाल बन जाते हैं। आपको बादल छोटा छोटा दिखाई देता होगा, है ना, क्योंकि हम बहुत नीचे से देख रहे हैं। जब आप ऊपर जाएंगे तब आपको वही बादल क्या है, काफ़ी बड़े दिखाई देने लगेंगे। कभी आप लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे और विंडो सीट में बैठेंगे, तब आप बादल को देखिएगा, तब पता चलता है कि वास्तव में कितने बड़े आकार के होते हैं। या फिर किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, मनाली शिमला कभी घूमने जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ बादल बहुत नज़दीक से दिखाई देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हम जो नीचे से देखते हैं इतने छोटे छोटे दिखते हैं, वो बादल वास्तव में कितने बड़े होते हैं। आप सोचिए ना कि पूरे क्षेत्र में बारिश हो जाती है, सब जगह बादल, वर्षा से क्या हो जाता है, नदी भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, खेतों में पानी आ जाता है। तो इतने छोटे से बादल से संभव है क्या? कितने विशाल आकार के होते होंगे, तभी तो पूरे तमनार, केवल गांव में नहीं, तमनार ब्लॉक में, रायगढ़ जिले में बारिश कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो आकार कितना विशाल होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि पर्वत के समान जो बादल है वो जब बरसते हैं तो छोटे छोटे धूल के कण जैसे हो जाते हैं, और जब वो वाष्पीकृत होते हैं तो छोटे छोटे धूल के कण समान वो ऊपर उठकर पर्वत बन जाते हैं। दोनों प्रक्रिया है। ठीक है? चक्र इसीलिए कहा है, चक्र मतलब क्या है, निरंतर घूमता है ना, ये चक्र है। चक्र का सिंबल क्या है, ये घूम रहा है लगातार, इसका कोई अंत है क्या? चक्र मतलब गोल गोल घूमना। तो ऐसे ही जल चक्र मतलब जल वाष्पीकृत होगा, बादल बनेगा, बादल गिरेगा, फिर से जल होगा, है ना। तो जल बादल, बादल जल, ये खेल चलता रहता है। उसी को कहा है पर्वत से धूली, धूली से पर्वत बन, पल में साकार, काल चक्र से चढ़ते गिरते, पल में जलधर फिर जलधार। ठीक है? तो काल चक्र, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मनुष्य का जीवन क्या है, जन्म मरण का चक्र है, कि जन्म लेंगे, जीवन होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर से जन्म होगा, फिर से क्या होगा, मृत्यु होगी। तो जन्म मरण का चक्र, तो काल चक्र, जैसा काल चक्र निरंतर चलते रहता है, ऐसे ही पर्वत जल, है ना, जल का पर्वत बनना चलते रहता है। पर्वत मतलब बादल, ठीक है, वो बनते रहता है। और पल में जलधर, पल में जलधार, क्या करें, पल में जलधर, जो जल को धारण करता है ना। देखिए बहुत अच्छा ये है, मतलब शब्दों का प्रयोग फिर से एक बार देखिए, कवि की विशेषता कि पल में क्या है, जलधर, जलधर, धर मतलब धारण करना। बलराम को हलधर कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि हल को क्या करते हैं, धारण करते हैं। हनुमान भीम को गदाधर कहते हैं, गदा को क्या करते हैं। तो एक ही पल में बादल क्या होते हैं, जलधर होते हैं, जल को धारण करते हैं बादल, और अगले ही पल में क्या होते हैं, जल की क्या बन जाते हैं, धार, धारा। बादल जब बरसते हैं तो क्या होता है, जल की धारा बहती है ना।
तो पल में जलधर पल में जलधार, बादल जलधर भी होते हैं और जल की धार भी बन जाते हैं। पर्वत से धूलि, धूलि से पर्वत। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक तथ्य को समझ लीजिए, काव्य का रूप दिया है जल चक्र को। ठीक है, वर्षा की प्रक्रिया आप लोग समझ सकते हैं इस कविता से। बाकी जो है एक पेज और लगभग बाकी है, उसको हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को?